भारत की तरक्की की बुलंद इबारतें, विश्व की ताकतें आज एक सुर में ये कह रही हैं, मोदी मीन्स माइलस्टोन। और इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान की बुनियाद में प्रधानमंत्री मोदी ने बुलंदी का एक ऐसा पत्थर रखा है जिस पर पूरा विश्व इस वक्त खड़ा हुआ है और भारत में अपना भविष्य भी तलाश रहा है। कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है, लिखने को बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अगर सही मायनों में कुछ कहना हो तो शायद यही ठीक होगा कि पूरे विश्व ने जिसे मंजिल मानकर रखा था, प्रधानमंत्री मोदी उन रास्तों से गुजरते चले जा रहे हैं। और इसी के साथ आज द जेसी शो की शुरुआत करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका द जेसी शो में। और पहले सवाल के साथ सर, क्योंकि आज जो हमने शो का टाइटल रखा है मोदी मीन्स माइलस्टोन, अपने आप में ये बहुत दिलचस्प नजर आता है और बहुत उत्सुकता भरा विषय है। इस टाइटल के मायने क्या हैं आखिर? आज ऐसा लगता है कि सारा राष्ट्र एक प्रकार से मोदी को समर्पित हो गया है। कोई मंजिल, कोई पैरामीटर, कोई माइलस्टोन, सब आके मोदी पे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? एक चमत्कार है। एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी माइलस्टोन से, किसी बैरोमीटर से, किसी बाउंड्री से आगे चला गया है। तो प्रैक्टिकली हमें ये कहना चाहिए मोदी हैज़ नो माइलस्टोन्स इन ए वे। पॉलिटिकली देखिए, आज देश में उसका कोई विकल्प नहीं है और प्रधानमंत्री हैं 9 वर्षों से। आगे पक्का लगता है 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। आर्थिक क्षेत्र में देखिए तो कंट्री ने ऐसा कुछ किया जो पहले कभी हुआ नहीं है। आर्थिक क्षेत्र देखिए, कोरोना देखिए, 370 देखिए, आप जो है कौन सा क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, फाइनेंस देखिए, एफडीआई देखिए, हर जगह मोदी इज ए माइलस्टोन, जिसे कहते हैं मोदी क्रॉस माइलस्टोन्स। तो कहने का तात्पर्य ये है, कहा तो ये था शुरू में कि मोदी मीन्स माइलस्टोन, लेकिन अब मैं अमेंड कर रहा हूँ कि मोदी एक्चुअली हैज़ नो माइलस्टोन्स। राइट सर। सर, आपको ऐसा लगता है कि G20 की जो ये सफलता हुई है, तो एक बार फिर G20 में नरेंद्र मोदी हैज़ एम्पावर्ड भारत, और दूसरी बात यह है कि इवन इन डिप्लोमेसी नरेंद्र मोदी हैज़ प्रूव्ड दैट ही इज़ द माइलस्टोन। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है कि नरेंद्र मोदी हैज़ पावर्ड भारत, जिसे कहना चाहिए। आज भारत की जो गुडविल है, भारत का जो ब्रांडिंग है G20 के बाद में, वो अद्भुत है, वो चमत्कारिक है। और रही बात डिप्लोमेसी की, तो ही इज़ इन टोटल कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने भारत के हितों के हिसाब से रिफॉर्म किया है और उसके हिसाब से उसको अमेंड किया है। G20 जो हुआ है अद्भुत हुआ है। आप देखिए, पराकाष्ठा है इसकी, विदेश नीति की, डिप्लोमेसी की। इसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में पिछले दिनों आपने देखा था, अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कह रहे हैं वहाँ करके कि ही इज़ द बॉस। तीसरे एक जो हैं छोटे राष्ट्र के व्यक्ति आ रहे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके पाँव छू रहे हैं आके। वो पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट देखिए अब G20 में देखिए, सर्वसम्मत रेजोल्यूशन पास करवाना, न्यू दिल्ली रेजोल्यूशन डिक्लेरेशन पास करना अपने आप में एक अद्भुत घटना है। जो इंडोनेशिया में बाली में हुआ, फेल हो गए, नहीं हुआ, वो यहाँ कामयाब हुआ करके। कितना मुश्किल काम था रशिया को, आप मानिए इन वे, चाइना को, अमेरिका को किसी पॉइंट पे एग्री करना। यूक्रेन का मुद्दा अलग था, दूसरे मुद्दे अलग थे, सेंसिटिव इश्यूज़ जो हैं, सब मुद्दों पे सहमति बनी। अफसरों की टीम लगी, प्रधानमंत्री की टीम लगी, सुबह 4 बजे तक लोगों को फ़ोन हुए, रात भर काम हुआ। अल्टीमेटली मोदी सक्सीडेड इन गेटिंग क्लियर्ड ए कंसेंसस डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। देखिए आप, आज उस डिक्लेरेशन को लेकर रशिया कहता है हम इससे खुश हैं, फ्रांस कहता है यूरोप की जीत है। कितना कंट्राडिक्शन है। तो मोदी हैज़ मैनेज ऑल कंट्राडिक्शन इन दिस फॉरेन पॉलिसी। तो इसलिए निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि मोदी आज फॉरेन पॉलिसी के पीक पे हैं, जिसे कहना चाहिए। और आज अगर कहा जाए इन सिंगल लाइन, आई थिंक ही इज़ ए नंबर 1 डिप्लोमेट कहिए या डिप्लोमेसी विनर कहिए संसार के अंदर। मोदी हैज़ नो पैरेलल्स इन फॉरेन पॉलिसी, इन डिप्लोमेसी। सर, आपकी इस जवाब को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि आपने कहा कि कोई भी टक्कर में नहीं है, तो ऐसे में क्या G20 के इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद वो पूरी तरीके से विश्व गुरु बन गए हैं? और दूसरी बात ये कि कोई भी देश हम देख लें, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति बाकी देशों के हैं, वो आर्थिक और राजनीतिक कारणों की वजह से दिल्ली आकर के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने को मजबूर है? विश्व गुरु तो बन ही गए इन वे, शब्दों का फ़र्क है। ग्लोबल लीडर ऑलरेडी हैं। आप देखिए उनका क्या क्रेज़ है। आज आपने G20 में देखा, विदेशों में जाते हैं वहाँ क्रेज़ है, वो आपने देखा। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट के विचार मैंने बताए, वो आपने देखा। तो विश्व गुरु तो बन चुके हैं एक प्रकार से जो है। अब राजनाथ सिंह ने खुद ने कहा है कि आप उन्हें कि विश्व गुरु हैं भारत आज,
और या कहते विश्व बंधु है, एक नया नाम थोड़ा सा उन्होंने निकाला पर्सनैलिटी से डिवेट करके। लेकिन मैं मोदी को मानता हूँ। भारत एक्चुअली क्या है कि मोदी का कद, मोदी का वर्चस्व, मोदी का ऑरा, मोदी का ग्लैमर जिसे कहना चाहिए, वो एक्चुअली भारत से बड़ा हो गया है। ये सच है, सुनने में अच्छा नहीं लगे कुछ लोगों को, लेकिन ये फैक्ट है, बड़ा हो गया है। तो इसलिए क्या है, विश्व गुरु की बात होती है तो भारत की बात नहीं हो रही है, बात मोदी की हो रही है कि मोदी एक्चुअली भारत से बड़े हो गए हैं इन ए वे जो है, तो वो बन गए हैं। अब उन्होंने कहा विश्व बंधु मान लीजिए, चलिए, पर राजनाथ सिंह को कहना पड़ा कि उनका जो आकर्षण है या उनका जो विज़न है, उनकी पॉपुलरिटी है, वो अद्भुत है। तो ब्रॉडली वी कैन कंक्लूड कि विश्व गुरु बन गए हैं और थोड़ी बहुत कसर है, उस रास्ते पे चल रहे हैं। भारत मोदी दोनों विश्व गुरु बनने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। जी सर। और क्योंकि आपने विश्व गुरु की बात की है, तो विश्व गुरु में सबका समाहित करना, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने की बात होती है। और G20 में भी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 को 60 शहरों तक लेकर गए। इसको आप कैसे देखते हैं? ये बड़ी घटना है, जो नरेंद्र मोदी का ब्रेन चाइल्ड है कि इतना बड़ा कर दो इस घटना को कि सारे संसार में एक अपने आप में अद्भुत घटना हो जाए। G20 के इतने साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, इतना बड़ा आयोजन कभी नहीं हुआ। 60 शहर, 200 मीटिंग्स, सारे लोग बाहर के राजदूत, एम्बेसडर्स, दूसरे लोग आए हुए हैं, सारे गदगद हैं, उनको पकवान खिला रहे हैं, उनको भेंट दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, घुमा रहे हैं, भारत का विकास दिखा रहे हैं, भारत दर्शन करा रहे हैं, अद्भुत, इतने बड़े पैमाने पे। उसका परिणाम क्या हुआ? क्या सारे संसार में मोदी की जय जयकार हो रही है G20 को लेकर के। इट वॉज ए वेल थॉट प्लान ऑफ नरेंद्र मोदी विच हैज़ गिवन रिजल्ट्स, जिसे कहना चाहिए जी। और एक आपने उसने पूछा था कि क्या विदेशों के लोग आने के लिए लाइन लगाने को तैयार हैं? ऑफ कोर्स है, उसके राजनीतिक कारण हैं और आर्थिक कारण है, व्यापारिक कारण है। भारत बहुत बड़ी मंडी है, हर व्यक्ति को चाहिए कि फ्रांस से आपने सामान खरीदा, कल को आप इटली से खरीदिए, अमेरिका से आप लेते हैं, रशिया से लेते हैं डिफेंस इक्विपमेंट, हमसे भी लीजिए। तो बहुत बड़ी मंडी, कंज्यूमर मार्केट इंडिया है। तो बहुत, और आजकल क्या हो गया है, इकोनॉमी इज टेकन द फ्रंट सीट, पॉलिटिक्स टेकन द बैक सीट। तो राष्ट्रों की राजनीति आजकल आर्थिक कारणों से निर्धारित हो रही है, न कि राजनीतिक कारणों से। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, न्यू दिल्ली एंड नरेंद्र मोदीज न्यू दिल्ली विल बी ए मोस्ट सॉट फॉर डेस्टिनेशन टू ट्रैवल बाय फॉरेन डिग्नेटरीज। सर, जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, तो पूरे विश्व में तो भारत की जय जयकार हो रही है, पर हमारे ही घर के अंदर कांग्रेस को एक आपत्ति हुई कि मल्लिकार्जुन को और सोनिया गांधी को G20 के डिनर में नहीं बुलाया गया, उनको आमंत्रित नहीं किया गया। तो इसका क्या कारण हो सकता है? कारण नहीं है, कभी कभी ऐसे रह जाते हैं जिससे कहते हैं कैजुअल अप्रोच हो जाती है, जो लोग इन्विटेशन भेजते करते हैं। ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं है, मुझे कोई वेल थॉट कारण इसका नहीं लगा। हो सकता है इसको कि माइंड में कोई स्ट्रैटेजी हो, कोई बात हो, मुझे ऐसा नहीं लगा। इतने लोगों को और बुलाया, आप देखिए अब उसमें कौन कौन नहीं आया, आप ये कहिए। नीतीश कुमार उसमें आए, ममता बनर्जी उसमें आई, दुनिया भर के लोग आए, कुछ चीफ मिनिस्टर्स नहीं आए वहाँ पे जो है, और केजरीवाल नहीं आए, और साथ में मान भी नहीं आए उनके साथ जो है, और वो आपके जो हैं केरला के वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो नहीं आए, लेकिन बड़ी संख्या में लोग आए भी सही। यहाँ पे जो है नीतीश कुमार आए, वो दिखता है कि वो एंटी भाजपा नहीं दिखना चाहते और एक मैसेज देना चाहते थे इस तरह से वो यहाँ आकर के इंडिया ग्रुप को कि भाई सब कुछ आप कहने से नहीं चलेगा, मेरे द्वार भाजपा के लिए भी खुले हैं, एक मैसेज देने की बात होती है। अब ममता आई हैं तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई अभिषेक जो उनके हैं भतीजे भाई जो हैं, तो वो ईडी का इशू चल रहा है, उसके अंदर थोड़ा दिल्ली वाले सॉफ्ट हो जाएँ। हर आदमी अपने अपने गणित के हिसाब से वहाँ पे आया। लेकिन ये सच है कि सोनिया गांधी और खड़गे को निमंत्रण नहीं मिला, तो राहुल गांधी ने ये इस मुद्दे को उठाया जा कर के जो है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मे बी सम प्रोसीजरल मिस्टेक, अगर इन्विटेशन जाता कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने लोग आए हैं, इतने गए हैं, सारा संसार मोदी गीत गा रहा है, तो क्या सोनिया गांधी और आपके खड़गे क्या दूसरी भाषा में बोल सकते थे? कोई चांस ही नहीं था, अवसर ही नहीं था। अगर आते तो अच्छा था। अब एक और बात हम जो देख रहे हैं, G20 इतना बड़ा आयोजन रहा, सफल भी रहा, लेकिन इस बीच हम एक और चीज़ देखते हैं कि 2024 से पहले जो विपक्षी दलों का एक ये कह लीजिए कि पूरा गठबंधन तैयार हो रहा था, ये जो एक पूरा ये कह लीजिए कि किला ये लोग तैयार कर रहे थे, क्या इस G20 के सफल आयोजन के बाद वो ढह चुका है? निश्चित तौर पे दे मस्ट बी डिमोरलाइज्ड, जिसे कहते हैं। मोदी का ऑरा, मोदी का कद और आम आदमी में ऐसा चला गया है यहाँ पे जैसे भारत ने कोई पाकिस्तान का युद्ध जीत लिया हो। G20 का जो आयोजन हुआ है, इसका प्रचार प्रसार, इसका इम्प्लीकेशन इस तरह का बना है, जिसमें जो है देखो कंपटीशन तो डायरेक्ट है ना, मोदी वर्सेस कौन है ये अभी तक क्लियर नहीं है सामने। विपक्षी एकता का सबसे बड़ा जो कमी है, सब जो उनकी जो स्ट्रेटजिकल मिस्टेक है, सामने चेहरा कौन है वही तक नहीं है। दैट वे जो है
तो विपक्षी एकता बहुत मुश्किल है। अभी हरियाणा में टूट गई, आपने कह दिया हम अपना चुनाव लड़ेंगे। विपक्षी एकता सफल होगी, इसमें बहुत ज़्यादा संदेह है इस बात में। और मोदी के सामने कोई वायबल विकल्प है नहीं, तो 2024 तो जीत ही चुके हैं, उसमें कोई विशेष किसी को शक शुबा करने की कोई ज़रूरत उसमें नहीं है। दैट इज़ वेरी क्लियर। सर, इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि G20 एक बहुत सफल आयोजन था, भूत होना भविष्यति था। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो पूरा देश, पूरा इनफैक्ट दुनिया G20 के आयोजन को एंजॉय कर रहा था, उसको सराह रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेश में बैठ के भारत के लिए तमाम तरीके की टिप्पणी कर रहे थे। कितना ठीक है सर? बस ठीक है, थोड़ा इमेच्योरिटी है पॉलिटिकल, मन में नाराज़गी हो सकती है मोदी के प्रति। जी की सफलता से आप थोड़ा सा दुखी भी हो सकते हैं, डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं कि देखो ये सब क्या हो रहा है। लेकिन ये वक्त नहीं था कि ब्रसेल्स में बैठ के आप ये कहें कि नरेंद्र मोदी गरीबी छुपा रहे हैं, जानवर छिपा रहे हैं, वहाँ का बीमार इलाकों को छिपा रहे हैं। हुआ यह कि दिल्ली कच्ची बस्तियाँ हैं, हर शहर में कच्ची बस्तियाँ हैं, देश में करोड़ों कच्ची बस्तियाँ हैं। जब वीआईपी आता है तो उनको ज़रा ढक देते हैं, साफ़ सुथरा कर देते हैं, थोड़ा विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं उनकी। तो किसी ने ढक रहे होंगे, फ़ोटो वोटो खींच लिया, उसका वो वायरल कर दिया उन्होंने, तो उन्होंने उसको मुद्दा बना दिया कि नरेंद्र मोदी वास्तविकता क्यों छिपाना चाहते हैं, कच्ची बस्तियों को, गरीबी को, जानवरों को वहाँ जो बंधे हुए क्यों छिपाना चाहते हैं। हल्की बात है, इट डजंट सूट द स्टेटस एंड डिग्निटी ऑफ राहुल गांधी। नहीं होना चाहिए था ऐसा। सर, G20 बहुत ही सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ भारत की प्रेसिडेंसी में, पर एक बात अभी भी खलक रही है, वो ये है कि G20 में चाइना के राष्ट्रपति ने हिस्सा नहीं लिया इस बार। उनका ऐसा निर्णय क्यों हुआ? उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए, दिस इज़ बेस्ट नोन टू चाइना प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। लेकिन आज ये कहा जा सकता है उनको प्रायश्चित हो रहा होगा कि मैं नहीं आया, सारा ग्लैमर, सारा लाइमलाइट मोदी चुरा के ले गए। वहाँ पे जो है उल्टा चाइना एक कटघरे में खड़ा हुआ मोदी ने, और सारे राष्ट्र दुखी तो हैं चाइना से सब लोग। चाइना की विस्तारवाद नीति से कभी वियतनाम को धमकाता है, कभी कोरिया को धमकाता है, कभी अरुणाचल को धमकाता है, कभी साउथ सी में जाकर अमेरिका को धमकाता है। तो उसकी जो थ्रेट है इस तरह की, सब लोग उससे परेशान हैं और सब लोग एकजुट हुए यहाँ पे आकर के। वो होते खुद मौजूद चाइनीज़ प्रेसिडेंट तो शायद इतनी बड़ी मात्रा में और इस तरह से उनके खिलाफ माहौल नहीं बनता यहाँ पे, लेकिन वो नहीं आए। ये उनकी स्ट्रैटेजी भूल मानता हूँ मैं तो इसको जो है। और बाकी क्या है कि चाइना अलग थलग पड़ गया है इसके बाद में देखा जाए तो जो है, तो चाइना की भूल है उनका नहीं आना जो है, दैट्स ऑल। एक सवाल ये भी उठता है कि भारत, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब के बीच में जो रेल पोर्ट नेटवर्क बनाने की बात चल रही है, इस पर आपके पास में कोई खास जानकारी है, कोई अपडेट है? और दूसरा, हमने देखा कि सऊदी अरब के प्रिंस जो हैं उनको नरेंद्र मोदी ने जो उनका स्वागत किया, जो उनको सम्मान दिया, ये जो एक अलग तरीका हमने देखा, इसे क्या संदेश जाता है? इसको आप किस तरीके से देखते हैं? दो इश्यूज़ हैं आपके। एक तो क्या है कि मिडल ईस्ट जो कॉरिडोर बन रहा है, मिडल ईस्ट का जो है, वो अपने आप में अद्भुत है। व्यापार बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। प्रिंस जो हैं वहाँ के सऊदी के, वो प्रैग्मेटिक आदमी, विदेशों में पढ़ के आए हैं, फंड्स की कमी नहीं है, पेट्रोल के पैसे की कमी नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि अगले 5 साल में मिडल ईस्ट कॉरिडोर जो है, इट विल मेक सऊदी द नेक्स्ट यूरोप। 5 साल में देश का सारा नक्शा जो है यहाँ पे बदल जाएगा। फिर अभी क्या है, वो तेल पे खाली निर्भर नहीं करना चाहते, अभी कुछ तांबा आंबा कुछ वहाँ से खनिज पदार्थ वहाँ से निकाल रहे हैं, दैट वे जो है, और उस दिशा में मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये बात तय है कि उस कॉरिडोर के कारण से सऊदी का जो एक्सप्लोरेशन है माइनिंग का, इसी कारण से सऊदी एक बहुत बड़ा और रिच देश बनने वाला है। रही बात राष्ट्रपति भवन में उनकी, तो नरेंद्र मोदी का ये प्रैग्मेटिक स्टेप था, मुस्लिम राष्ट्रों प्रति अपनी दोस्ती बढ़ाने का, एक मैसेज देने का। उनके इतना सम्मान करते हैं। बायलैटरल टॉक्स भी हुई, एग्रीकल्चर की हुई और इन्वेस्टमेंट की सारी बातें हुई। पत्रकारों को बुलाया, अपने रूबिका लियाकत भी वहाँ पे थी, ANI की चीफ थी वहाँ पे। कुल मिला के उनको मान सम्मान दिया गया। तो उससे मैसेज गया उससे पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर एक तरह से कि मोदी इज़ नो लॉन्गर एंटी और इनडिफरेंट टू मुस्लिम वर्ल्ड, और दोस्ती बढ़ी है, वो देश के हित में है। तो स्ट्रैटेजिक मूव था प्रधानमंत्री का, जिसके परिणाम आने वाले दिनों में आप देखेंगे सऊदी और भारत के बीच व्यापार और बढ़ेगा, टूरिज्म और बढ़ेगा। सर, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के लिए चीन के राष्ट्रपति ने यह कहा है कि ये केवल कागज में रह जाएगा। क्या आगे चलकर ये मुद्दा तीसरे विश्व युद्ध का कारण भी बन सकता है? 2 अलग अलग कारण हैं। इसको लेके तो विश्व युद्ध का कारण नहीं बने, क्योंकि ये कॉरिडोर तो आधा तो ऑलरेडी चल रहा है। इन्हें वे दुबई से आप देखते हैं सारा शिपिंग हो रहा है, वो सारा हो रहा है, ये इतना रेलेवेंट नहीं है। विश्व युद्ध की जो बात आ रही है वो साउथ चाइना सी की बात आ रही है। साउथ चाइना सी पे चाइना अपना क्लेम करता है,
सारा जो ट्रैफिक जा रहा है, भारत का जा रहा है, अमेरिका का जा रहा है, सबका जा रहा है, उस पर क्लेम करता है कि मेरा इलाका है। जिस दिन अमेरिका उसको रोक देगा ट्रैफिक को, सॉरी चाइना जिस दिन उसको रोक देगा ट्रैफिक को और एक कहेगा मेरा इलाका है, मेरे बिना पूछे इसमें से आप ट्रैवल नहीं कर सकते, उस दिन ऑफ कोर्स अनदर यूक्रेन, इट मे बी अनदर यूक्रेन, लेकिन अभी निकट भविष्य में इसकी कोई संभावना नहीं है। अच्छा सर, देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक के चीफ चाहे बग्गा हो या फिर IMF के लोगों ने मोदी सरकार की जो तारीफ की, एक तो उसे आप किसी ढंग से देखते हैं, और दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा कि ब्रिटिश PM जब ये कहते हैं कि मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? दोनों अलग अलग सवाल हैं आपके। वर्ल्ड बैंक की बात है, वर्ल्ड बैंक ने बाकायदा प्रेस नोट जारी करके कहा है कि भारत में जो काम 50 साल में नहीं हुआ वो 6 साल में हो गया। कितना बड़ा सर्टिफिकेट है। IMF की जो डिप्टी MD हैं गोपीनाथ, वो आई हुई यहाँ पे, वो कह रही हैं भारत और आगे बढ़ता जाएगा, 27-28 में मतलब 3-4 साल 5 साल बाद जो है भारत संसार की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। उनकी जो MD है उसने बाकायदा लेख लिखा है, उसने कहा है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, भारत जिस गति से बढ़ रहा है, इंडिया इज़ टू वॉच जिसे कहते हैं, इंडिया इज सब्जेक्ट टू वॉच जो है। दूसरी बात आप कह रहे हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री की, वो भारत आए, उनके मन में भारत के प्रति प्रेम है। इन्फोसिस के जो कृष्णा मूर्ति, क्या नाम उनका है, हाँ नारायण मूर्ति, जो इन्फोसिस के जो हैं चीफ हैं, उनकी बेटी उनकी पत्नी है उनसे, तो वो भारत उनको दामाद मानता है। इन वे जो है वो भारत में यहाँ पे आए तो एकमात्र पत्रकार नवीन कपूर को NI के जो हैं एडिटर, उसको उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने 2 बातें उसके अंदर कही। उसमें कहा था आई एम प्राउड हिंदू, बड़ा ज़बरदस्त बयान था उनका, भाजपा वाले तो गदगद हो गए उनका बयान सुन के, क्लियर मैसेज है। सेकंड उसने कहा कि जो ब्रिज की बात अपन करते हैं, ब्रिज लिंक की बात करते हैं, तो मैं तो इसका उदाहरण हूँ ना भारत और इसके बीच में। और फिर उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ के कहा कि नरेंद्र मोदी से मेरे भाई जैसे रिश्ते हैं जो है, और वो क्या बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन है और बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक उनकी विक्ट्री इस G10 में हुई है। तो नवीन कपूर का जो इंटरव्यू था उन्होंने दिया, वो एक डॉक्यूमेंट बन गया इंडो ब्रिटेन रिलेशनशिप के अंदर जो है ये, तो बिल्कुल सही था ये। तो उनके आने से, उनके बयान देने से भारत का मनोबल बढ़ा और रिश्ते दोनों देशों के बीच में और मजबूत हुए और भाजपा का हिंदू कार्ड और मजबूत हुआ और मंदिर और चले गए उसके बाद में। सर, एक समय हुआ करता था जब भारत के प्रधानमंत्री को छोटे छोटे फेवर्स के लिए वॉशिंगटन के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब स्थिति और परिस्थिति दोनों बदल गई है। लगभग, अगर ये कहना गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि 360 डिग्री का ये पूरा टर्न है। तो आप इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? डेवलपमेंट बिल्कुल क्लियर है। ये एक स्टेबल गवर्नमेंट जिस देश में होती है, इकॉनमी डेवलप होती है, ये उसके लक्षण होते हैं। पहले PL 480 था, गेहूं की बात होती थी, छोटे छोटे मामले होते थे, 2000 करोड़ का फेवर लेने जा रहे हैं, 4000 फेवर लेने जा रहे हैं। अब जाते हैं तो 50,000 करोड़ का फेवर लेके आते हैं, 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट वहाँ से लेके आते हैं। और सब लोग इंटरेस्टेड रादर, जो मैंने पहले आपसे कहा, दे आर इन क्यू टू कम टू इंडिया एंड इन्वेस्ट इन इंडिया, यहाँ आकर के जो है। तो बहुत परिवर्तन हो गया है। पहले जैसे कहना चाहिए कि आप उस मतलब मांगने के लिए जाते थे, दैट वे जो है। अब यह है कि आप मान सम्मान से जाते हैं, अगले बुलाते हैं, आपको देते हैं, जितना आप मांगते हैं आपको देते हैं, आप लेके आते हैं यहाँ पे जो है। तो ऑफ कोर्स यू टर्न हो गया सारी सिचुएशन के अंदर जो है। इट्स ए प्राइड मोमेंट, इट्स ए प्राइड मोमेंट फॉर द कंट्री। अब ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि PM मोदी ग्लोबल साउथ में बहुत ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। इस रुचि की वजह क्या है? इतना इंटरेस्ट क्यों? इंटरेस्ट इसलिए कि चाइना को मात देनी है। अब उसमें 55 अफ्रीकी राष्ट्र और ये सब लोग हैं वहाँ पे जो है। एक तीसरी दुनिया है संसार की, उसकी लीडरशिप कौन करे? चाइना कहता मैं करीब हूँ इनके, मैं करूँगा। नरेंद्र मोदी चूँकि आजकल उनका साम्राज्य है, चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो उनकी सारी स्ट्रैटेजी के अंदर जो है ये एक मेजर पॉइंट है कि इस एरिया में मुझे अपना इन्फ्लुएंस कायम करना है। और आप देखिए उन देशों का एक छोटे राष्ट्र का प्रधानमंत्री आया था जो उसने पाँव छुए नरेंद्र मोदी के आकर के, तो उन्होंने देखा कि नरेंद्र मोदी वांट्स टू प्ले ए बिग ब्रदर इन दोज एरियाज। थोड़ा बहुत मदद कर देंगे तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी इज एक्सप्लोरिंग ए न्यू एरिया ऑफ इंटरनेशनल लीडरशिप, ये कह सकते हैं आप इसको जी। और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं सर, अब तो तस्वीर बदल चुकी है। प्रधानमंत्री कहते हैं विश्व सुनता है, और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला G20 समिट के दौरान, जब अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रस्ताव रखा और सब ने उसको लेकर हामी भर दी। इसके पीछे का थॉट प्रोसेस प्रधानमंत्री का क्या था? थॉट प्रोसेस ये है कि उनको अपना रुतबा दिखाना था, ये दिखाना था जो काम दूसरे G20 में नहीं कर सके मैं करता हूँ। दूसरा क्या है कि मैं महात्मा गांधी की तरह जो भेदभाव है उसके अगेंस्ट खड़ा हूँ मैं। अब वो तो ब्लैक है ना, अफ्रीका और सब ऐसे माना जाता है, मतलब उस B कैटेगरी में, BPL कैटेगरी में आप उनको मानते हैं। उनको मुख्य धारा में लाना चाहता हूँ, उनको अपने साथ लेके खड़े करना चाहता हूँ और लीडरशिप देना चाहता हूँ कि आज तक किसी ने उनका दामन नहीं थापा, मैं उनका दामन थामना चाहता हूँ, उन्हें साथ लेके चलना चाहता हूँ। इट्स ए लीडरशिप।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नारे दिए, वसुधैव कुटुंबकम और स्वस्ति अस्तु विश्व। इनका मतलब क्या है? इसके मायने ये कि सारा संसार एक परिवार की तरह डेवलप करो। बेसिकली क्या हुआ है, नरेंद्र मोदी की सोच बहुत प्रैग्मेटिक हो गई है। फ्री इकॉनमी, फ्री वर्ल्ड, फ्री डेमोक्रेसी, उससे प्रभावित है। तो उन्होंने ये नारा इसीलिए भी दिया उन्होंने कि जैसे कहा, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। सारे संसार को, सारे बंधन हटा के, सारे पासपोर्ट हटा के, सारे वीज़ा हटा के, सारा संसार एक फ्री मूवमेंट हो जाए दुनिया का। विश्व जिसे आप कहते हैं सारे हैं, और ये जो मंथन हो एक परिवार की तरह, उसमें जो अमृत निकलेगा, यूँ मानिए वो अमृत बराबर बंटे सब लोगों में। तो संसार के सब लोगों को साथ लेके चलना, गरीब अमीर के अंतर को ख़त्म करना, तो ये सब उसका पर्पज़ है। और एक भारत का श्लोक है, भारत का है। चाइना ने आपत्ति भी करी कि आप अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति के आप स्लोगन कैसे बना रहे हैं, इसको बना दिया। नरेंद्र मोदी करते हैं, इसमें जो करेंगे जो सब सक्सेस है, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। तो सब ये हुआ। तो कुटुंब की बात जो आपने कही वो ये है। और दूसरा क्या था? कुटुंब भी, स्वस्ति अस्तु विश्व। हाँ, उसका मतलब ये है कि सारा संसार है, इसमें शांति से करो और रचना करो, इसके अंदर से भला सोचो, विकास सोचो, जो है सारे संसार का भला हो, इसके लिए आगे बढ़ो। उसका मतलब ये है। तो दोनों का मिला के अगर हम देखते हैं तो सारे संसार को एक परिवार की तरह ट्रीट करो, आपसी भाईचारा बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ, ये सब संदेश है इसका, जिसे कहते हैं पीस एंड स्टेबिलिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 हमारे लिए है, हमारे लोगों के लिए। तो आखिर क्या है इसके मायने? इसके मायने ये हैं, इसके मायने को अगर समझना है तो और इसको बेहतर ढंग से उनके विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री के विचार को अपनी भाषा में व्यक्त किया है। उसने कहा दिस इज G20 ऑफ जन भागीदारी। उन्होंने कहा एलीट था, ये डिप्लोमेटिक इवेंट हुआ करता था, एलीट जिसमें राष्ट्र आते, आम आदमी को कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने कहा बट वी हैव ट्रांसफॉर्म G20 टू द कॉमन मैन, टू द पब्लिक। हमने इसको जन आंदोलन बना दिया, आम आदमी घर तक हम लेके गए हैं, 200 शहरों में गए हैं, 600 हमने सभाएं करी हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी ने खुद ने कहा है कि दिस G20 फॉर वी, फॉर द पीपल जिसे कहते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो G20 है, इसके जो ग्लोबलाइजेशन के जो प्रॉफिट्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो सबसे निचले स्तर पे पहुँचे हैं, लास्ट माइलस्टोन जिसे हम कहते हैं, वहाँ तक पहुँचे। तो कुल मिला के इसका अर्थ ये है कि ये G20 अब कोई 5 स्टार या एलीट का सब्जेक्ट नहीं है, डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, ये आम जनता का आंदोलन है। और हम इसे आम जनता का आंदोलन बनाने में और आगे बढ़ेंगे, इसे और मजबूत करेंगे, ये उनका था। आपने देखा होगा कि G20 के से जुड़े कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री का मन लग गया है। तो फिर नवंबर में अब कैसे देंगे वो ब्राज़ील को इसका चार्ज? ब्रिलियंट ये तो सच है, ये तो साइकोलॉजिकल सवाल है। उनका मन बहुत रमता है, उनको अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करने में, उसमें भाषण देने में, उसमें बहुत अच्छे से साज सज्जा करने में, इवेंट की, देश के गौरव को आगे बढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। तो उनको लगा हुआ अब वैक्यूम महसूस होगा उनको, तो निश्चित तौर पे कोई इनको दूसरा प्लेटफॉर्म आएगा, कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी। जो उनका वैक्यूम पैदा हो गया उनके G20 के जाने के बाद, जो ब्राज़ील को सौंप दिया उन्होंने, उस वैक्यूम को पूरा करेंगे। बहरहाल तो इलेक्शन है, इलेक्शन में फिर उनकी ताजपोशी है, तो कुछ समय इसमें निकलेगा। तब तक कोई न कोई सलाहकार, कोई न कोई स्ट्रेटजिक एडवाइज़र कोई नया प्लान लेके सामने आएगा जो G20 के टक्कर का होगा और अंतर्राष्ट्रीय किस्म का होगा। तो उनको कमी महसूस, वैक्यूम जो उनके माइंड में आ गया होगा या आने वाला होगा, वो महसूस नहीं होगा। सर, मैंने सुना है कि G20 के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ को एक बड़ा मैसेज दिया है। वो मैसेज क्या है? वो मैसेज ये है कि एक्सेप्ट द न्यू चैलेंजेस और न्यू रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करो। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि संयुक्त राष्ट्र जो है, जो परमानेंट मेंबरशिप है उनकी, उसमें परिवर्तन लाओ। उन्होंने कहा कि 80 साल से वही 5-6 मेंबर हैं चले आ रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि 4 गुना मेंबर बढ़ गए हैं UNO के इन ए वे। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है आपकी, उसमें जो भारत एक आवेदक है कि हमें स्थायी सदस्यता मिले, उनका आग्रह ये था, उसको कहने का ये है कि आज जो संसार बदल गया है, एजुकेशन है, हेल्थ है, फाइनेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे एरिया बदल गए हैं। तो वो जो नया आपका सेटअप है UNO का, सिक्योरिटी काउंसिल का, दैट शुड रिप्रेजेंट द चेंजिंग ग्राउंड रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ये उनका कहने का तात्पर्य है। तो एक तरह से ही वॉज प्लीडिंग फॉर इंडियाज इंक्लूजन एज ए परमानेंट मेंबर टू सिक्योरिटी काउंसिल। सर, G20 की सफलता पर विदेशी मीडिया ने नरेंद्र मोदी को काफ़ी कुछ कहा है, तो क्या आपको इसकी जानकारी है? हाँ, विदेशी मीडिया एक बड़ा चार्मिंग सब्जेक्ट है नरेंद्र मोदी के लिए भी, और हर अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होते हैं उनके लिए जो है। इस बार देखिए बहुत अच्छा रहा है, मिक्स्ड रिएक्शन जैसे आता है, लेकिन कुल मिला के जो है काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन आया। आप देखिए, सबसे पहले एसोसिएटेड प्रेस है अमेरिका की, एक बड़ा मीडिया संस्थान है, उसने कहा है कि जो संसार के बड़े विभाजित राष्ट्र हैं उनमें समझौता करवाया नरेंद्र मोदी ने। यह नरेंद्र मोदी की कूटनीति की जीत है।
फिर उन्होंने लंदन से अखबार निकलता है फाइनेंशियल टाइम्स, उसने कहा कि ये भारत की चमक है G20 और नरेंद्र मोदी और भारत की ये व्यक्तिगत जीत है, ये कहा उन्होंने। फिर चाइना का अखबार, चाइना तो हमारे खिलाफ है दैट वे जनरली, लेकिन अखबार ने खुद ने लिखा ये, उसने कहा कि ये जो G20 का आयोजन इतने बड़े पैमाने पे हुआ, 200 शहरों में 600 स्थानों पे, तो नरेंद्र मोदी इसको अलग पिच पे ले गए हैं, जो आने वाले समय में दूसरे राष्ट्र इसको याद रखेंगे। तो कुल मिला के क्या है कि इतनी बड़ी तारीफ़, एक जो बैलेंसिंग एक्ट कहा जाए अगर, तो 70-80%, 90% विदेशी अखबारों ने, पत्रकारों ने नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की। लगभग 2500 पत्रकार मैंने सुना है कि सारे आयोजन में बुलाए गए थे, लेकिन नेगेटिव वाले लोग भी कुछ होते हैं। अब वाशिंगटन पोस्ट है, उसे क्या लिखा है, वो नॉर्मली खिलाफ रहता है नरेंद्र मोदी के, रीजंस बेस्ट नोन टू देम। उसने लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने इस अवसर का उपयोग अपनी गुडविल, अपनी ब्रांडिंग के लिए किया। ऑफ कोर्स ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजर। अगर अच्छा काम हो, यश आएगा तो उसको मिलेगा ही ना, इसमें नई बात क्या है। नरेंद्र मोदी और इस आयोजन की प्रतिष्ठा को, गुडविल को, सक्सेस को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो स्वाभाविक था। इससे लगता है पेपर बायस है। फिर दूसरा, बाइडन अमेरिकन राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो एक पत्रकार ने सवाल क्या पूछा, सवाल ये पूछना चाहिए था कि आपकी आम सहमति क्या है, यूक्रेन पे क्या विचार हैं, रशिया पे क्या है, चाइना पे क्या है, भारत का क्या भविष्य, सवाल आने चाहिए थे। उसने कितना हल्का सवाल पूछा। वो ये कह रहा है कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया था, झुग्गी झोपड़ी वाले और ये सब गंदगी आप छिपा रहे हैं, इस बारे में क्या उन दोनों के बीच में कोई वार्ता हुई क्या? देखिए, मेंटल बैंक्रप्सी, मोस्ट अनफॉर्चुनेट, ये मीडिया की स्वतंत्रता का टोटली मिस यूज़, जैसे कहना चाहिए, मिस यूज़ ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, एंड दे वेस्टेड द अपॉर्चुनिटी। मूड ख़राब होना अलग बात, अरे सवाल को ढंग का पूछो भाई, ऐसे क्या पूछ रहे हो। और अब आप कंट्री के मीडिया की बात आ जाइए, डोमेस्टिक मीडिया, देश में जो है ये बड़ा गजब का हो इस बार। जो लोग नॉर्मली क्रिटिकल रहते हैं सरकार के प्रति, न्यूज़ चैनल्स मान लीजिए, अखबार प्रति जो थोड़े बहुत रहते हैं, अभी सेमी क्रिटिकल रहते हैं, वो सारे एक स्वर में थे। सबको लगा कि राष्ट्रीय उत्सव है हमारा ये G20, और सब ने मन खोल के लिखा, और जो एक्चुअल में हुआ उसको उन्होंने किया। अब ये जो मीडिया मैनेजमेंट है, जो कोऑर्डिनेशन है PMO में, ये सारा क्रेडिट इज गोज टू ओनली वन सिंगल इंडिविजुअल, द आर्ट ऑफ हैंडलिंग बैलेंसिंग मीडिया इन दीज ईयर्स विद नरेंद्र मोदी। तो कुल मिला के मीडिया मैनेजमेंट शानदार रहा, अच्छा रहा। इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ के आज हम कह सकते हैं कि ये जो G20 था, शायद पहली बार मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने मोदी को सपोर्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या ये बात सच है कि वो एकमात्र ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री है जिन्हें 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के स्वागत का मौका मिला? हाँ, एक संयोग है, अच्छा लगता होगा उन्हें भी सुन के, एक सुखद संयोग है। अभी तो राष्ट्रपति आए हुए हैं, अब 2022 में पिछले साल जो ट्रंप आए थे, और फिर 2015 में शायद था ओबामा आए थे। तो क्या है कि 1947 से आज तक 8 अमेरिकन राष्ट्रपति आए हैं कुल, इंडिया जो है उसमें से 3 जो है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आए हैं। तो सुनने देखने में अच्छा लगता है, तो सच है, इट्स फैक्चुअली करेक्ट। जी सर, G20 में हम सब ने देखा और बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान केंद्रित पे रहा। जितने फैसले लिए गए उसको प्रधानमंत्री मोदी ने हथौड़ा बजाकर उसकी घोषणा की। क्या इससे जुड़ी कोई कहानी है आपके पास? देखिए, हथौड़ा तो क्या है, उसके 2 टुकड़े हैं हथौड़ा के। ब्रिटिश परंपरा है, विरासत में मिली है। जब G20 में बैठते हैं अध्यक्ष की तरह से जो फैसला करते हैं, तो जैसे जज होता था पुराने ज़माने में, कोई ऐसा मृत्युदंड देता था तो कलम तोड़ देता था, एक सिंबॉलिक होता था। तो यहाँ जो फैसला करते हैं उसको ओके करते हैं, तो 3 बार थोड़ा आप बजाते हैं। आप देखो नरेंद्र मोदी को भी, और नरेंद्र मोदी तो क्या ना, हर काम में परफेक्शन कर लेते हैं। वो ऐसे बजाया ना थोड़ा, ऐसा लगा कि 30 साल से ये थोड़ा बजा रहे हैं G20 में बैठ के, ये पहली बार नहीं है, ये उनकी खासियत है। वो उस रोल को जीते हैं, जो भी रोल उनको दिया जाए, चाहे पंडित बन के पूजा करने का रोल दिया जाए, आपको भाषण देने रोल दिया जाए, चुनाव सभा को रोल दिया जाए, ये जो रोल था अच्छे से निभाते हैं। दूसरा हथौड़े का क्या है, हथौड़ा उनके हाथ से चला गया और ब्राज़ील चला गया जो है, अब ब्राज़ील के पास है वो। तो ये थोड़ा क्या है, इट्स ए सिम्बॉलिक ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रेसिडेंसी, जो प्रेसिडेंसी ट्रांसफ़र हो गई दूसरा, उसका है ये। अब थोड़ा वहाँ चला गया। पिछले साल थोड़ा इंडोनेशिया वालों ने मोदी जी को दिया था, अब इन्होंने आगे कह दिया आगे जाएगा, आगे चला जाएगा, तो थोड़े से प्रेम हो गया होगा। लेकिन हथौड़े का जो उन्होंने हैंडलिंग था ना उनका उस मीटिंग के अंदर, वो जो करते थे उसको बैठ के, वो वाकई बहुत अद्भुत देखने वाला था। सर, G20 में जो भारत मंडपम में नटराजन की मूर्ति लगाई गई, उसकी क्या सिग्निफिकेंस थी? तो देखिए, ऐसा है कि नटराजन की मूर्ति आप कहिए कि इसका साउथ से जो है इसका लिंक है थोड़ा सा, जो है पहले एक
टिंगोन करके जो हुआ था, जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था वहाँ पे जो है तो किया था, उसमें लगा करके जो है। तो अब इसको क्या है कि साउथ की जनता को जोड़ने की कोशिश है। पहले था वहाँ के पंडित आए थे और संगम को वहाँ सौंपा गया था। मोदी जी ने बड़े भाव भंगिमा और श्रद्धा के साथ, अर्चना पूजा के साथ उसको ग्रहण किया था। एक मैसेज गया था, अभी साउथ का बहुत ध्यान रखते हैं। अब ये भी क्या साउथ से जुड़ा हुआ इशू है जो है। तो ये शक्ति का प्रतीक है, मानवता का प्रतीक है, उदारता का प्रतीक है। आपका जो है नटराज जो है शक्ति का, लोकतंत्र का, कई चीज़ों का प्रतीक इसको माना जाता है। तो इसको करके उन्होंने फिर से ऐसा शो किया कि मैं दक्षिण भारत के भी उतना ही निकट हूँ जितना उत्तर भारत के निकट हूँ। एक मैसेज है जो दिया गया। और वैसे भी क्या है कि नटराज की मूर्ति सुंदर तो होती है देखने में जो है, दैट्स ऑल। सर, G20 के दौरान जितने भी विदेशी मेहमान आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में कोणार्क व्हील के सामने उनका स्वागत किया। क्या इसका खास महत्व है? देखिए, नरेंद्र मोदी का एक मेन इसमें ये कारण ये रहा है कि भारत की प्राचीन संस्कृति विरासत है, उसको प्रोजेक्ट करना सबके सामने है, सब लोगों को उससे जोड़ना जिसे है। अब ये जो आप बता रहे हैं कोणार्क बताया ना आपने, तो मेरे ख्याल से 13वीं शताब्दी में बनाया था इसको उड़ीसा के एक राजा ने। उस में से जो है इसमें 24 कील लगी हुई है, जिसे कहते हैं कीलें जो हैं। ये 24 कहते हैं ये ज्ञान का प्रतीक हैं, 24 धर्मों का प्रतीक हैं, व्यक्ति के 24 गुणों का प्रतीक हैं। एक अच्छा इसका वो माना जाता है, इसलिए उन्होंने उसको रखा। और जब भी विदेशी अतिथि आया तो उन्होंने हाथ जोड़ के उसके सामने उसका वो किया। इससे एक तो क्या भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। दैट वाज ओनली रीजन। सर, G20 के दौरान मुख्यमंत्रियों को भी इनवाइट किया गया, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, वो दोनों को अपने पूरे स्केड्यूल में चेंज करना पड़ा क्योंकि दिल्ली में नो फ्लाई जोन था। इसको लेकर विवाद भी हुआ। आपको लगता है इसे रोका जा सकता था? 100%। ये सब क्या प्रोसीजर लैप्स, जैसे ने कहा ना कि सोनिया और उसका इन्विटेशन क्या था, चला जाता, इन्विटेशन इतने जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। एक स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है और बड़े लोग सोच भी नहीं पाते हैं, लोअर लेवल पे सब ये हो जाते हैं इस तरह के। अब ये नो फ्लाइट जोन का ये इशू है, इट्स ए बेसिकली फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सिविल एविएशन डिपार्टमेंट इन ए वे, आप ये कह सकते हैं। उनको जो है थोड़ा प्रॉपरली होता तो इसे रोका जा सकता था। इतना शानदार आयोजन हुआ, इतना बढ़िया आयोजन हुआ, सब लोग उसके अंदर आए, विश्व में भारत का नाम हुआ, राष्ट्र उत्सव मना रहा है इसका जो है। उसमें एक छोटी छोटी बातें ऐसी आती हैं तो ये मूड स्पॉइलर हैं, इसे रोका जा सकता था। सर, एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर हम इस पूरे आयोजन को एक इवेंट के तौर पर देखें तो दुनिया में अभी तक जितने इवेंट्स हुए हैं, टॉप 3 की इवेंट में जो कैटेगरी है इसमें शामिल हो चुका है। आपका टेक इस पर क्या? देखिए, इवेंट की बात अगर मैं करता हूँ तो ये तो दुनिया का मैं मानता हूँ ओलंपिक के टक्कर का इवेंट था। ये एक तरह से नंबर 1 इवेंट था। आप इसे उसी कैटेगरी में था, नंबर 1 और नंबर 2 के आसपास जो है। और इवेंट करना आसान काम नहीं होता, पूरी टीम लगती है इवेंट के अंदर, और इवेंट बहुत शानदार हुआ। आप देखिए 10,000 लोग थे, मौजूद थे, उनको मैनेज करना आसान है। और कितना अच्छे से, इतना परफेक्शन था उनके हर काम के अंदर जो है, और सब कुछ था। और हर स्टेज पे जो है ना लोग इन्वॉल्व रहते थे। और आप देखिए सबका कितना मान सम्मान हुआ उस आयोजन में। 2500 तो पत्रकार ही थे, हर आदमी खुश होकर गया यहाँ से। नेचुरली भारत की संस्कृति की विरासत जुड़ी छोटी मोटी गिफ्ट लेके भी गया, अच्छा लगा उनको दैट वे जो है। तो इट वॉज ए वंडरफुल इवेंट, जिसे मैं कहता हूँ इट वॉज वर्ल्ड क्लास इवेंट, जिसको आप नंबर 1 नंबर 2 पे रेट कर सकते हैं। सर, G20 के बाद आज भारत और नरेंद्र मोदी के सामने क्या चुनौतियां हैं? चुनौती सबसे बड़ी तो ये कि जो फैसले उन्होंने करवाए हैं, उससे बड़ी चुनौती है कि मन को समझाना। अब वैक्यूम रहेगा अगले कुछ दिनों के लिए। इतना बड़ा इवेंट था, इतना मज़ा आया था, इतना नाम हुआ भारत का, भारत गौरवान्वित हुआ, खुद को भी अच्छा लगा। वो वैक्यूम को कैसे भरें मेंटली आने वाले कुछ दिनों में। और मज़ा थोड़ी आएगा। वे छत्तीसगढ़ की टिकटें फाइनल कर रहे हैं, MP की टिकटें फाइनल कर रहे हैं, JP नड्डा उनसे बात कर रहे हैं, मन थोड़ी लगेगा इसमें जो है। अब मन तो ऐसा था ना, इतने दिन से मन था उनका, और क्या उन्होंने परफॉर्मेंस दी है G20 में, आप देखते हैं ये। तो एक तो चुनौती है थोड़ा मन को करने की, होगा, टाइम इज़ ए हीलर जिसे आप कहते हैं जो है। और दूसरी चुनौती है कि जो फैसले उन्होंने करवाए हैं इसमें वो लागू हो जाएं, to ensure the proper and timely execution of all decisions taken in G20। और आगे चल के फिर एक बैलेंसिंग बना के रखना कि अभी जो लोग खुश होकर बारात से वापस गए हैं सारे इसी मुद्रा में, वो अगले 5 साल 10 साल उसी मुद्रा में रहें, संबंध अच्छे रहें, बायलेटरल अच्छा रहे, रिलेशनशिप अच्छी रहे, भारत के इंटरेस्ट में फैसले हों। तो ये सब चुनौतियाँ हैं उनके सामने। और आप जैसा कहते हैं कि चुनौतियों से पार पाने वाले को ही नरेंद्र मोदी कहते हैं। भारत के इतिहास में सर सालों से पेंडिंग रहे, लोकतांत्रिक इतिहास में पेंडिंग रहे 1 नेशन 1 इलेक्शन को मूर्त रूप देने के प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों को आप कैसे देखते हैं? प्रयास अच्छा है। देखिए, प्रयास नया नहीं है,
प्रयास काफ़ी समय से चला रहा है, हर मैनिफेस्टो में बात आती है, करेंगे, लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं। अब की बार ऐसा लगा है कि नरेंद्र मोदी ने मानस बनाया है, अमित शाह ने मानस बनाया है इसको करने का। हालांकि इसका एक पहलू ये है कि ये चर्चा और ये प्रस्ताव एकदम से उस समय आया जब बम्बई में इंडिया जो विपक्षी गठबंधन है उसका अधिवेशन चल रहा था, तो एकदम से ये चीज़ सामने आई, सारा ध्यान हटा वहाँ से, वो इररिलेवेंट हो गए। जहाँ तक पब्लिसिटी और प्रचार का सवाल है, जो है 4 घंटे के अंदर गोविंद जी अपॉइंट हो गए, पूर्व राष्ट्रपति जो है कोविंद जी अपॉइंट हो गए, जो है वहाँ पे मीटिंग हो गई, वहाँ उसके अंदर जो है एकदम से कागज़ बनने लग गए, विशेष सत्र आहूत होने की बात आ गई सारा। तो एक तो क्या हो गया, पॉलिटिकली ध्यान डाइवर्ट हो गया लोगों का। दूसरा क्या है, मोर देन दैट, ये तो रिफॉर्म है, ये तो होना ही चाहिए, कोई कर नहीं पाया था, हिम्मत नहीं कर पाया था, एक राष्ट्र इसकी जो बात है, और करने में कोई इश्यू नहीं है, करना चाहिए आपको। अब संविधान में संशोधन है तो हो जाएगा, लोकसभा में तो आपका वैसे ही बहुमत है, और राज्यसभा अमित शाह के हवाले है। आज तक एक केस ऐसा नहीं हुआ राज्यसभा में बहुमत नहीं होते हुए अमित शाह जिसको नहीं करा पाए हों। उनके चुटकी का खेल है, उन्होंने मास्टरमाइंड कर लिया राज्यसभा गणित को, कोई पिटता नहीं उनका, आधी रात 2 घंटे के नोटिस से राज्यसभा में क्लियर करा के ले आते हैं, वो इसको क्लियर करा के ले आएंगे वहाँ से जो है। तो ये सब तय है। अब देखना है इसमें ये कि 1 टाइम 1 इलेक्शन क्या पॉसिबल है, उसमें कई बाधाएं हैं, कई उसमें इम्प्लीकेशंस हैं। अब पहले 2019 में बात चली थी, नीति आयोग ने कहा था कि हम इसको एक बार नहीं करा सकते, 2 टुकड़ों में करवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अब ऐसा करिए आप 19 के अंदर कि 14 राज्य प्लस लोकसभा अभी करवा लीजिए, और 16 राज्य बाद में जो है अगले 30 महीनों के अंदर आप करवा लीजिए, जो है ये। वो उसमें हुआ नहीं, तो अब ये करने की बात आ रही है। लेकिन अब अनुराग ठाकुर का बयान बीच में आड़े आ रहा है, उन्होंने कहा कोई चुनाव न तो पहले होगा ना बाद में होगा, मतलब न तो ये विधानसभा जो हैं 4-5 न तो ये टलेंगी न लोकसभा टलेगा, इट इज़ टू बी सीन। लेकिन लोगों की जिज्ञासा भी बरकरार है कि ये जो अधिवेशन आ रहा है विशेष सत्र, इसमें इस बारे में क्या फैसला होता है। प्रस्ताव अच्छा है, हो तो अच्छा है, रिफॉर्म माना जाता है जिसे कहते हैं एक तरह से जो है। तो लेट अस सी इस अधिवेशन में क्या होता है। सो 1956 से एक मुद्दा और पेंडिंग है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। अब इसको लागू करने की कोशिश पीएम की तरफ से हो रही है, तो इसे नैतिक रूप से अब कितना बड़ा साहस मानते हैं पीएम का? देखिए, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा इनका। अब 370 कर लिया ना इन्होंने, राम मंदिर बना दिया इन्होंने जी, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना दी इन्होंने, G20 कर दिया इन्होंने, और भी साहसिक फैसले, वो पाकिस्तान में घुस गए थे उसके एरिया के अंदर, बालकोट वहाँ भी चले गए। ये कुछ भी कर सकते हैं, मोराल हाई है और पॉलिटिकल है उनके पास में, पॉलिटिकल मैकेनिज्म है चीज़ें क्लियर करवाने का। इससे बेहतर समय उनके पास कोई आएगा नहीं। दैट वे उत्तराखंड ने शुरुआत कर दी है, और इसमें लॉजिक है ना इसके पीछे। अब ये नहीं कहते सड़क के ऊपर की ट्रैफिक रूल है ना, मेरे लिए तो अलग है, आदित्य के लिए अलग है, ये कैसे होता है? मैं गलत जाऊँगा तो फाइन मेरे पे वही लगेगा जो इस पर लगेगा, अलग नहीं हो। भाई के लिए कानून अलग, बहन के लिए अलग, ये हो नहीं सकता। लॉजिक है इसके अंदर। अब ठीक है, विरोध होता है, अब जैसे पंजाब ने विरोध किया, JNK में सुना कुछ विरोध किया, कुछ और लोग विरोध करेंगे, दैट वे जो है। लेकिन एक अच्छा प्रयास है UCC का, इतने सालों से पेंडिंग है, और इस जो आ रहा है अधिवेशन, इसमें कोई बड़ा कुछ हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। और क्योंकि पार्लियामेंट के सब विशेष सत्र, उसमें क्या हो सकता है इसकी संभावनाओं पर बात हो रही है, तो इतिहास में एक और चीज़ पेंडिंग है, 33% महिला आरक्षण बिल। हाँ। इसको लेकर क्या लगता है, किस तरीके से पार्लियामेंट में पारित करवाने की जो पहल प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी, उसको आप कैसे देखते हैं और कितना ज़रूरी है? इसमें 2 इश्यूज़ हैं आपके। एक तो सत्र में क्या क्या मुद्दे आ सकते हैं, तो सत्र में सबसे पहला मुद्दा महिला आरक्षण। इन वे मैं ऐसा मानता हूँ इसको जो है, तो महिला आरक्षण एक लंबा प्रोसेस है, आप ओके कर देंगे तो टाइम लगता है 6-8 महीने का। तो इसमें क्या है कि सबसे पहला उनको महिला आरक्षण का मुद्दा तय करना है। अभी तक क्या सारे प्रयास के बावजूद 10-15% ज़्यादा आरक्षण नहीं है। 33% का मतलब है कि पूरी राजनीति की रचना बदल जाएगी। उसमें फिर दुनिया भर के रिफॉर्म्स होंगे, दुनिया भर के अमेंडमेंट्स होंगे, फिर चुनाव टल जाएगा, चुनाव रुकेगा। तो सवाल यह कि 33% आरक्षण अगर आप कर देते हैं तो क्या इसी लोकसभा से हो सकता है क्या वो? दैट इज़ टू बी सीन। दूसरा फिर एक और बड़ा मुद्दा वहाँ पेंडिंग है, वो है आरक्षण में आरक्षण। अभी क्या है कि 52% ऐसा मानते हैं कि OBCs हैं, 1931 की जो कास्ट गणना थी उसके हिसाब से जो है। अब इसमें इनके मन में ये है कि इसको रिकास्ट करें। रिकास्ट करने से क्या होगा, 52% जो लोग हैं और बाकी लोग जो रह गए हैं, इसमें ऐसा मानते हैं 2500 जातियाँ हैं, और उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो मुश्किल से 50-100 जातियों 50-60 जातियों को मिला हुआ है। तो बाकियों के मन में एक तमन्ना जाग जाएगी आने के लिए कि यार हमें इसका मिलेगा, हक मिलेगा। तो वो एक बड़ा मुद्दा है जो इनको तय करना है। फिर ये सब बातें हैं आपके 1 इलेक्शन 1 नेशन, फिर भारत का नाम, ये सब मुद्दे हैं इस पर। तो आरक्षण की जो बात आप कह रहे हैं वो मुझे लगता है, पक्का लगता है मुझे इस बार कि शायद वो हो जाएगा, और हो जाएगा तो फिर उसका जो प्रोसेस है वो एक सवाल खड़ा कर देगा कि क्या वो इस लोकसभा से हो सकता है या नहीं, क्या वो 5 विधानसभा हो सकता है या नहीं, दैट इज़ टू बी सीन। जी सर, विपक्ष अब ये भी आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
पार्लियामेंट डेमोक्रेसी की बजाय अब इसको राष्ट्रपति प्रणाली की ओर लेकर जा रहे हैं इस पूरे सिस्टम को। देखो, वर्किंग जो गवर्नमेंट का है ना, वो उस तरफ है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मौजूद है, उसको उसमें छेड़छाड़ नहीं की गई है उसके साथ में। और ये भावना क्यों जन्म लेती है इस तरह से, जैसे कुछ लोग कहते हैं इमरजेंसी की ज़रूरत कहाँ है, बिना इमरजेंसी के अनुशासन और सारे काम एक रूपता से चल रहे हैं वहाँ पे जो है। ऐसे इसी तरह से इसका जो है, आपने कहा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तब जब कोरोना आया था, ठीक है, तो कोरोना में क्या नेचुरल कैलेमिटी में क्या है कि प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स को एड्रेस कर सकता है, कलेक्टर्स को एड्रेस कर सकता है, चीफ सेक्रेटरी को एड्रेस कर सकता है, डीजीपीज़ को एड्रेस कर सकता है। तो इस धारणा का जन्म वहाँ से होता है कि जब प्राइम मिनिस्टर, मान लीजिए अशोक गहलोत का कलेक्टर अशोक गहलोत का चीफ सेक्रेटरी है, ठीक है, ममता का चीफ सेक्रेटरी है, उसको एड्रेस करता है, उन सबको जो है डायरेक्टली उनसे बात करता है, उनको इंस्ट्रक्शंस देता है, दैट वे सुझाव देता है। तो मैं फिर लगता है ना, प्रश्न चिन्ह लगता है कि हमारा फेडरल ढांचा टूट रहा है क्या हम राष्ट्रपति प्रणाली की ओर जा रहे हैं क्या? लेकिन आप रोक नहीं सकते, क्यों कोरोना के टाइम में तो ऐसा था कि अच्छे के लिए किया, प्राइम मिनिस्टर ने जो किया, उन राज्यों से फीडबैक लिया, वहाँ मदद पहुँचाई, सब किया। ये इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, तो केंद्र के पास में ऐसे 50 इशू हैं जिनके अंदर वो डायरेक्टली कलेक्टर, एसपी, चीफ सेक्रेटरी, सीएम से बात कर सकता है, उससे मैसेज जाता है। जब पहले बात कम होती थी, अब हालात ऐसे बने हैं इस 9 साल के अंदर कि ये संख्या बढ़ी है थोड़ी, फ्रीक्वेंसी और प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग डायरेक्टली विद द स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी, उससे धारणा कभी कोई आती है कि यार ये उस प्रणाली की ओर जा रहे हैं, दैट वे जो है। और भाजपा में तो ऐसा है कि एक ही लीडर है, दैट वे जो है नरेंद्र मोदी, जो, और चूँकि सरकार भी वही बनाते हैं तो उनका हक है फैसले करने का विद इन पार्टी जो है, तो जिस दिन चाहेंगे उसको कर देंगे वो जो है। लेकिन अभी मुझे ऐसा आसार नहीं लगता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉर्मली छोड़ के फॉर्मली हम राष्ट्रपति प्रणाली में जाएं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सारा काम ऑटोमेटिकली वैसे ही उसी दिशा में हो रहा, बिना कोई अमेंडमेंट किए हुए। तो लेट अस सी व्हाट फाइनली कम्स आउट। सर, विपक्षी दलों ने एक नैरेटिव सेट किया है, वो ये कि चुनाव में बीजेपी के अगेंस्ट सर्वसहमति से एक उम्मीदवार उतारा जाए। इस लिहाज से जो अभी 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उसके रिजल्ट को आप कैसे देखते हैं? वो रिजल्ट क्या है कि 50-50 है इन ए वे। वैसे तो क्या है कि बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि 7 जगह 6 राज्यों में 7 चुनाव थे, और जैसा दावा किया जा रहा था कि अगर कॉमन कैंडिडेट आ जाएगा तो बीजेपी निश्चित तौर पे हार जाएगी। ऐसा नहीं हुआ, 7 में से 4 पे गठबंधन जीता इन ए वे, ठीक है ना, और 3 पे बीजेपी जीती। फिर भी उत्तर प्रदेश में एक आदमी हारा बीजेपी का, लेकिन मैं पिछली बार लखनऊ गया तो मुझे 1-2 लोगों ने कहा कि कुछ लोग पार्टी में चाहते हैं कि वो हार जाए वहाँ पे जो है, तो उसके हारने के अलग कारण हो सकते हैं। तो ये क्या है, जो एक्सपेरिमेंट था ये पूरे तौर पे सक्सेस नहीं है। भाजपा वाले कह सकते हैं कि देखिए 3 तो हमने फिर भी जीती, गठबंधन वाले भी कह सकते हैं देखिए 4 तो हमने फिर भी जीती जो है। लेकिन इससे एक बात एक्सपोज हो गई है कि कॉमन कैंडिडेट इज़ नॉट ए गारंटी टू डिफीट ए बीजेपी कैंडिडेट। इससे ये मैसेज तो क्लियर है। सर, तमिलनाडु में स्टालिन के बेटे का जो बयान आया सनातन धर्म पर, उस लिहाज से उसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, राजनीतिक परिणाम भाजपा के लिए और डीएमके के लिए क्या होंगे? देखो, ये तो इमेच्योर है, इमेच्योर एक्ट है उस लड़के का, फुलिश कह सकते हैं, बिना सोचे समझे एक आदमी ऐसे ही कह देता है। अब देखो, वो नॉर्थ और साउथ का डिफ़ॉल्ट तो है ही बेसिकली, वहाँ कल्चर अलग है, यहाँ कल्चर अलग है। उनके में वैसे ही भाव आता था हल्का फुल्का, एक क्या है ये सब पंडित तिलक विलक, इनसे नफरत करते हैं वो जो है। तो उसने बयान दे दिया, इट इज़ सुसाइडल नॉट फॉर देम। तमिलनाडु में उनको कोई नुकसान नहीं होगा इससे, वो तो उल्टा हीरो हो गया कि दक्षिणपंथी ताकतों को आदमी चैलेंज कर रहा है या वो कर रहा है। नुकसान होगा इंडिया को, नॉर्थ इंडिया को। कांग्रेस ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है जो है, और इधर क्या है, नरेंद्र मोदी ने अवसर को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया है, उसको जो है चैलेंज को जो है। उन्होंने कहा है कि इसका जो रिमार्क है, इट नीड्स ए प्रॉपर रेस्पॉन्स। देखिए हैं, उस लेवल पर क्लियरेंस होगी ना। अब सारी बीजेपी मैदान में उतर के आ गई है। इन 5 राज्यों की विधानसभाओं में ये मुद्दा आने वाला है, सनातन वाला जो है। इट विल सीरियसली बेनिफिट बीजेपी, डैमेज अदर पार्टीज एंड बेनिफिट बीजेपी। तो मूर्खतापूर्ण काम था उसका, जो हो गया दैट वे। अब सब लोग देख रहे हैं उसको भी कैसे हैंडल करें, कैसे ठीक करें। वहाँ उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो बेसिकली कह सकते हैं इट वॉज एन इमेच्योर एंड फूलिश एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ दैट यंग बॉय विच हैज़ बेनिफिटेड बीजेपी। सर, क्या ये जो आने वाले दिनों में विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है, इसमें ही इंडिया का नाम भारत करने का प्रस्ताव पारित हो सकता है? और विपक्ष की लगातार हमलावर है सरकार पर और विरोध कर रही है, विपक्ष की तरफ से विरोध है, तो ये कहाँ तक उचित लग रहा है आपको? देखो, ऐसा है कि हो तो सकता है, होने में तो कोई इशू है नहीं। जो सामग्री बटी वहाँ भारत मंडप में, तो लिखा था भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा था उसमें। अब इसके 2 उपाय हैं, या तो क्या कि संविधान के अनुच्छेद 1 में आप संशोधन करें प्रॉपरली तो ज़्यादा सही है,
तो कर देंगे संशोधन इसी सत्र के अंदर, पक्के तौर पे कर देंगे, दोनों से पास करवा लेंगे। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली आप जाते हैं तो कैबिनेट सेक्रेटरी कर सकता है, वो नोटिफिकेशन निकाल सकता है। तो कुल 3 दिन चाहिए आपको। मान लीजिए एक दिन राज्यसभा पास कर दे, एक दिन लोकसभा पास कर दे, एक दिन राष्ट्रपति की मंजूरी, और उसके बाद में क्या होगा, इमीडिएटली फिर गजट हो जाएगा, गजट होते हुए कानून बन जाता है। अब सवाल ये, उस बाद में संस्थाओं के नाम चेंज हो गए कि नहीं। इसरो है जैसे, मान लो IIT है, तो क्या इनके नाम चेंज होंगे? इंडियन जहाँ जहाँ लिखा हुआ है कोई ज़रूरी नहीं है। मद्रास चेन्नई हो गया, मद्रास हाई कोर्ट आज भी चलता है। बम्बई मुंबई हो गया, यानी बॉम्बे हाई कोर्ट आज भी वहाँ पे है। तो ये पक्का होके रहेगा। अब देखना ये है कि संविधान संशोधन की मार्फत आप करते हो या कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के थ्रू कैबिनेट सेक्रेटरी से आप करवा लेते हो, बट इट इज सर्टेनिटी। सर, प्रधानमंत्री मोदी के बीते 9 साल का कार्यकाल और G20 की प्रेसिडेंसी जैसे खत्म होती है, अगले दिन हम देखते हैं कि शेयर मार्केट 20,000 अंक क्रॉस कर लेता है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। इसको आप कैसे देखते हैं और ये कितनी बड़ी उपलब्धि, और इसके पीछे का मैसेज क्या है? मैसेज क्लियर है। जब भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है किसी कंट्री के अंदर, इकॉनमी बढ़ती है, इकॉनमी बढ़ती है, शेयर मार्केट बढ़ता है। नरेंद्र मोदी के 100 में 100 नंबर हैं इस बात के लिए। आज इंडियन जो शेयर मार्केट है संसार का सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला मार्केट है। अगर आप शेयर में पैसा लगाते हैं तो लगा दीजिए भारत में। हालांकि मैं तो नहीं लगाता, मैं तो इसको जुआ मानता हूँ। इन्हें जो भी है, तो आज क्या है, पूरे संसार में जो टॉप पे कोई अगर मार्केट है, शेयर मार्केट, जहाँ लोग पैसा कमा रहे हैं या स्टेबल है, हाईएस्ट रेट हैं 67,000 या पता नहीं क्या उसके हैं, और निफ्टी 20,000 पे चला गया, दैट इज है। तो इंडिया का है, इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट है, इंडिया की इकॉनमी के लिए, मैसेज के लिए, कि इंटरनेशनल जो पैरामीटर्स हैं इकॉनमी को जज करने के, स्टेबिलिटी जज करने के, उसमें शेयर मार्केट एक बड़ा पैरामीटर है। तो आज निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जिसे कहते हैं ना, कूडोज फॉर द शेयर मार्केट एंड फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड टू सम एक्सटेंट सेरेमोनियली टू सीतारमन आल्सो। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पिछले 9 साल के काम, उनका जो विजन है, उससे कहीं ना कहीं वो प्रो पुअर वाली छवि, प्रो बैकवर्ड वाली छवि में आ गए हैं। कैसे देखते हैं आप? ये फैक्ट है, ये उनकी बेसिक फिलॉसफी है, प्रो पुअर होना। आप सारे फैसले उठा के देख लीजिए, चाहे शौचालय बनाने का मामला है, महिलाओं के गैस का मामला है, महिलाओं को और छुट्टी देने का मामला है, जितने आप उठा के देख लीजिए, आपके वो करोड़ों लोगों को जो है 5 किलो 10 किलो फ्री अनाज देने का मामला है, 80 करोड़ लोगों को देखिए आप, जो है जितने फैसले हैं उनके, वो सारे के सारे अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप ऐसे जल मिशन में देख लीजिए, हर घर में नल में पानी आ जाए, या देख लीजिए। तो जो पुअर है, इनकी जो बेसिक फ़िलॉसफी है, एक तो मन से और दूसरा कर्म से। नरेंद्र मोदी गरीब के साथ हैं जिसे कहते हैं। तो निश्चित तौर पर उनका प्रोजेक्शन ऐसा हो गया है कंट्री के अंदर कि प्रो पुअर प्राइम मिनिस्टर है ये वही प्राइम मिनिस्टर है G20 में बैठता है, हथौड़ा भी चलाता है, कहते हैं ब्रिटिश परंपरा के हिसाब से, लेकिन गांव में जा कर के महिला के पास बैठ के शौचालय, नल, ये सब जो है, गैस सिलेंडर, ये सब करता है। तो आप निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि पिछले प्रधानमंत्री की तुलना में सबसे ज़्यादा प्रो पुअर छवि अगर किसी प्राइम मिनिस्टर की बन रही है तो नरेंद्र मोदी की बन रही है, एंड इट इज़ हिज वेल थॉट स्ट्रैटेजी। सर, आपको क्या लगता है कि G20 की इतनी सफलता के बाद अब नरेंद्र मोदी नोबेल पुरस्कार के लिए हकदार हो गए हैं? बिल्कुल हकदार हो गए, बस यही बचा है उनके लिए। देखा जाए तो सब कुछ हो गया है। जैसे मैं कह रहा था आपसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता, स्थायी सदस्यता, और जिस दिन चाहेंगे मिल जाएगी। अब चाइना भी वीटो नहीं कर पाएगा, मॉरल अथॉरिटी खत्म होगी चाइना की, सारा संसार मोदी के साथ है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट अब उनका यही है, इसलिए बार बार वो कहते हैं मेरा ध्यान अब जो है ना शांति और सुख और चैन की ओर है, जिसे कहते हैं डेवलपमेंट और शांति की ओर है। तो आज लोग तो सब यही बात करते हैं कि, और भारत के लोग ये चाहते हैं कि उनका प्रधानमंत्री अब नोबेल पुरस्कार और मिले उनको जो है। हालांकि उनके मन में कोई पुरस्कारों की तमन्ना नहीं है, वो तो बेसिकली फ़कीर है। मैंने कहा ना कि इस दिन झोला उठा के चले जाएंगे पहाड़ में, वो तो अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक बात है, उनके वेल विशर्स हैं, आसपास के लोग हैं सारे जो हैं, सब चाहते हैं, देश चाहता है, जनता चाहती है कि यार हमारा प्रधानमंत्री इतना किया है जो, तो वो उसको नोबेल पुरस्कार भी मिले। तो लेट्स जे कैन गुड लक टू द प्राइम मिनिस्टर टू हैव ए नोबेल पुरस्कार, एक भारतीय के नाते, प्राइड इंडियन के नाते। जी सर, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी। कनाडा में खालिस्तानियों के प्रति कोई कठोर कदम नहीं उठाने वाले कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको G20 सम्मेलन में ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही है, मिलना भी नहीं चाहिए था। एक भारतीय होने के नाते मतलब मेरा भी मानना है, क्योंकि कनाडा में वो जो है खालिस्तानियों के प्रभाव को रोक नहीं पा रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कदम नहीं उठा रहे हैं, तो इंडियन सेंटीमेंट को हर्ट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के सेंटीमेंट को हर्ट कर रहे हैं, इंडिया के सेंटीमेंट को हर्ट कर रहे हैं। इस बार जब वो आए तो स्वागत तो उनका पूरा हुआ, मान सम्मान ये वो सब कुछ हुआ उनके साथ में जैसे है, लेकिन मन नहीं मिले, तो उस तरह से क्या रेस्पॉन्स उस तरह का नहीं हुआ।
प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं हुआ और आसपास के लोगों का भी नहीं हुआ यहाँ पे जो है। अब वो क्या है कि यहाँ तो नहीं मिला सो नहीं मिला, उनके खुद के देश में जो है लोगों ने आलोचना करी उसकी, क्या प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने या भारत में आपको रेस्पॉन्स ही नहीं मिला, आप कैसे आदमी हो। तो वहाँ जो विपक्ष का नेता है वहाँ का, मुझे नाम नहीं मालूम, जो वहाँ का राहुल गांधी है इन ए वे, आप यूँ मानिए विपक्ष का नेता है जो, तो उसने सवाल उठाए इनके ऊपर, क्या फ्लॉप है, ये है वो है, जो भी हैं। अब एक बात और, जाते समय प्लेन खराब हो गया तो प्रधानमंत्री ने ऑफर भेजा मंत्रालय ने, ठीक है हमारा प्लेन ले जाओ, हम तो फिर भी सदा सहता रखते हैं, आप रोकिए मत रोकिए वहाँ खालिस्तानियों को जो है ये। तो उन्होंने इनकार कर दिया। और वो शायद खुद का जहाज़ मंगा रहे हैं, चले गए होंगे या जाने वाले होंगे, दैट वे जो है चले गए होंगे जो है। तो मतलब कुल मिला के ये कि अनफॉर्चुनेट था और उनको इस सारी घटना से एक लेसन लेना चाहिए। इतने बड़े राष्ट्र से, नरेंद्र मोदी से रिश्ते ख़राब करने में नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं मुट्ठी भर खालिस्तानियों के लिए। वो तो वैसे कोई इनको कब पकड़ लेगा, यहाँ से जाके किसी सीक्रेट मिशन में पकड़ लेंगे कोई। पहले भी 2 लोगों की हो गया था कुछ जो है। तो ये सब बात सही है आपकी, कहना है कि भाई उनके साथ रेस्पॉन्स पुअर था, इंडिया का रेस्पॉन्स, इंडियन लोगों का और सराउंडिंग्स का रेस्पॉन्स पुअर था उनके प्रति। जी सर, एक अंतिम सवाल, क्योंकि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का बर्थडे है, तो मैं चाहूँगी कि बर्थडे पर आप क्या कहना चाहते हैं इन एडवांस प्रधानमंत्री को लेकर। अब देखिए आज जो हालात हैं तो उनका बर्थडे नहीं है, पूरे राष्ट्र का बर्थडे होगा। आप देखना किस तरह से मनाया जाता है, एक के बाद एक घटनाएं चली आ रही हैं उनकी। चांद पे चले गए, आप देखें लेटेस्ट ही, G20 हो गया, अभी तो 5 दिन बाकी हैं, कुछ और बड़ा हो सकता है। वो 17 तो 18 से है शायद जो है, 18 से, तो पहले हो जाएगा ये। तो बर्थडे है, देश की जनता धूमधाम मनाएगी, पार्टी धूमधाम से मनाएगी, दैट वे जो है। और एक प्राइड मोमेंट तो होता ही है, चाहे वो बर्थडे नहीं मनाते उस तरह से, लेकिन जनता तो मनाती है ना ये। तो हम सब इसी मीटिंग में आज उन्हें हैप्पी बर्थडे एडवांस में कहते हैं, हैप्पी बर्थडे श्री नरेंद्र मोदी, आप सबकी तरफ से जो है। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर, जेसी शो में तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और ख़ास तौर से जो G20 प्रेसिडेंसी भारत को मिली और सफल प्रेसिडेंसी भारत ने की, उसका एनालिसिस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जेसी शो में आप शामिल हुए, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाती है, प्रधानमंत्री मोदी जो विजन रखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी आने वाले 25 सालों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी 2047 की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात करते हैं, और प्रधानमंत्री का ही विजन था जिसमें अमित शाह का सुपर विजन था। और इस टीम में अब नए नाम जुड़ चुके हैं जिनके साथ के बाद भारत ने एक पूरी तरीके से सफल आयोजन G20 प्रेसिडेंसी का किया। चीन चिढ़ा बैठा है, पाकिस्तान में मोदी मोदी हो रहा है, तो जो बाइडेन साथ साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल यही कहते हुए आज के द जेसी शो को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका। आप सभी बने रहिए भारत 24 के साथ। नमस्कार।